हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे थे वहां पे आज हम करने वाले हैं मैक्रो का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको स्टार्ट करेंगे और ये आपके कोर्स का लास्ट चैप्टर होने वाला है, ठीक है ना। अब तक आपने इसकी कोई भी अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां देख लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। आप डाउट्स के लिए, ग्रुप में ऐड होने के लिए, कोई भी डिटेल चाहते हैं तो यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लास की जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कह रहा है इसमें कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP is a statement of account showing all monetary transactions or economic transaction of a country with the rest of the world during a period of time, generally 1 year। BOP का मतलब है सर कि वो एक स्टेटमेंट है जो हमारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शन जो पैसे से संबंधित है, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है जिससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पर असर पड़ सकता है, कंट्री के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी कि हमारी भारत से जितने भी विदेश के साथ ट्रांजैक्शंस होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, उसका जो लेखा जोखा करता है उसे हम कहते हैं बीओपी। दीज ट्रांजैक्शन मे बी मेड बाय द इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। ये ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअल भी कर सकता है, फर्म भी कर सकती है और गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो ब्रॉडली ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है वो रिलेट करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स से। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को आप देख सकते हो, छू सकते हो, इसीलिए इसे मर्चेंडीज या फिर विजिबल ट्रेड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गुड्स हमारे विजिबल हैं, जिसे हम देख सकते हैं जब ये बॉर्डर से क्रॉस हो रहे हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसको हम इनविजिबल ट्रेड कहते हैं, क्योंकि इसको आप देख नहीं सकते जब ये बॉर्डर से क्रॉस हो रहे होते हैं। फिर इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे कि हमारी स्टॉक्स, बॉन्ड, और इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट, रियल एसेट जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। तो ये चार चीज होती है हमारी, क्या? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, है ना, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज, और इंटरनेशनल सेल परचेज ऑफ रियल एसेट्स। तो इसमें कह रहा है there is a flow of foreign exchange into the country when we export goods and services or when the foreigner invest in our financial or real assets। हमारे देश में फॉरेन का जो एक्सचेंज होता है उसका फ्लो होता है कंट्री में जब भी हम कभी एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज से, या फॉरेनर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स में या रियल एसेट्स में। तो देयर इज ए फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आवर कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर क्या था? फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो था हमारी कंट्री के अंदर। यहाँ पर क्या होगा? हमारे कंट्री के बाहर जब भी हम गुड्स को इंपोर्ट करेंगे या हमारे भारत के रेसिडेंट द्वारा बाहर इन्वेस्ट किया जाएगा फाइनेंशियल एसेट्स पर या रियल एसेट्स पर। तो बीओपी अकाउंट क्या करता है? सारी रिसीप्ट को मेंटेन करता है और सारे पेमेंट्स को मेंटेन करता है जो आउट ऑफ इंडिया से करे गए हैं। रिसीप्ट्स हमारी क्रेडिट साइड में आती है और पेमेंट हमारी डेबिट साइड में आती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी बाहर से पैसा आ रहा है वो रिसीप्ट है क्रेडिट साइड, और जा रहा है वो पेमेंट है डेबिट साइड। The BOP account thus prepared reflect performance of our economy in relation to of the world। तीन कंपोनेंट होते हैं बेटा इसमें, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, और एक होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। इनको हम ब्रीफली समझते हैं। सर करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट रिकॉर्ड रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस which do not impact assets liability status of a country in relation to rest of the world। करेंट अकाउंट में हमारी वो रिसीप्ट एंड पेमेंट आते हैं जिस पैसे के आने से या जाने से हमारे देश की एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ता। लायबिलिटी और एसेट्स ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ना ही बढ़ेंगी ना ही घटेंगी। तो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फ्यूचर क्लेम को राइज नहीं देते, आप भविष्य में किसी को पेमेंट नहीं करेंगे।
अब यहाँ नोट में क्या कह रहा है, ओनली सच गुड्स आर ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट विच आर टेंजिबल एंड कैन बी सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर एज मर्चेंडीज। ऐसे ही गुड्स को आप एक्सपोर्ट में डालेंगे जो टेंजिबल है, जो दिख सकता है। Goods bought by the foreign tourist in the domestic market are not treated as export। जो गुड्स है जो कि फॉरेन ने मतलब कि फॉरेनर ने एक डोमेस्टिक मार्केट से खरीदा है, अपने ही मार्केट से खरीदा है, तो उसको नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है, करेंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सबसे पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। Export and import of goods is treated as merchandise or visible trade। Export and import of goods को visible trade कहते हैं। This is a visible trade because goods are tangible and therefore can be seen while crossing the borders। मतलब विजुअल ट्रेड उसे कहते हैं जिन गुड्स को आप देख सकते हो, छू सकते हो। और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स किसका आइटम है, करेंट अकाउंट के अंदर आता है। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, वो आपका करेंट अकाउंट में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। और इंपोर्ट कर रहे हैं, पैसा जाएगा तो हम कहाँ डालेंगे उसे, डेबिट साइड में। तो एग्जाम्पल है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सेलुलर फोन, जो कि आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। फिर दूसरा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम इनविजिबल ट्रेड कहते हैं, जो कि हमारे करेंट अकाउंट का हिस्सा है। क्यों, क्योंकि इन सर्विसेज को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे कि इंश्योरेंस सर्विसेज जो रेंडर करी जाती हैं उसको आप छू नहीं सकते। सर्विसेज को हम दो पार्ट में और कहते हैं, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज हमारी वो सर्विसेज होती है, फैक्टर सर्विसेज आर दोज विच लीड टू फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिससे हम आज तो फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं किसी को, या हमारे पास फैक्टर इनकम आ रही है, यानी कि या तो हमने किसी दूसरे पर्सन को सर्विसेज दी है या किसी दूसरे पर्सन ने हमें सर्विस दी है। बीओपी अकाउंट में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो होते हैं फैक्टर इनकम के, वो होते हैं जैसे कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या क्या आता है, रेंट आ सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है, प्रॉफिट आ सकता है, जो हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में पढ़ा है ना, जो हम नेशनल इनकम कर रहे थे वहां पे हमने पढ़ा था। फिर नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आता है, नॉन फैक्टर सर्विसेज में आता है सारी सर्विसेज जो कि फैक्टर सर्विस में नहीं आती। जैसे हमारा इंश्योरेंस है, बैंकिंग सर्विसेज है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेट टू नॉन फैक्टर सर्विसेज, अगर रिसीप्ट है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, और पेमेंट है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। तो अभी तक हमने देखा कि करेंट अकाउंट में क्या क्या आ रहा है हमारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। फिर आता है थर्ड, करेंट ट्रांसफर। Current transfer refer to transfer for free। These are unilateral transfer made by way of gift, grant, remittance। अब करंट ट्रांसफर का मतलब होता है जो हम किसी की हेल्प के रूप में करते हैं, किसी की मदद के रूप में करते हैं, किसी को गिफ्ट देना, किसी को ग्रांट्स देना, किसी को रेमिटेंस देना, ये सारी चीजें हमारे करंट अकाउंट का हिस्सा है। अब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें बीओपी में आती हैं, क्या क्या चीजें बीओपी में नहीं आती। तो ये चार्ट में दे रखा है स्ट्रक्चर करंट अकाउंट का। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब इनविजिबल में ये सारी चीजें आती हैं, इनकम हुई, नॉन फैक्टर सर्विसेज, करंट ट्रांसफर, ये सारी चीजें दे रखा है। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, अगर हमने पेमेंट किया है तो डेबिट साइड में आएगा और वो माइनस के साइन से, पैसा आया है, रिसीव क्रेडिट साइड में आएगा प्लस के साइन से। अब ये न्यूमेरिकल आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी हमको देखने को मिला था। एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट, इसको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ट्रेड बैलेंस, और यहाँ पे मर्चेंडाइज लगा हुआ है, यानी कि विजिबल, और विजिबल क्या आता है, गुड्स का, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो ट्रेड सरप्लस होगा, और इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो ट्रेड डेफिशिएट होगा। ठीक है ना, ट्रेड बैलेंस का फॉर्मूला। गुड्स एंड सर्विस में दोनों आ जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी और
सर्विसेज भी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा ट्रेड बैलेंस आया है उसमें से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज को जोड़ेंगे और उसको माइनस करेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज से। जो आपका ट्रेड बैलेंस आया है और जो हमारा बैलेंस आया है नॉन फैक्टर सर्विसेज में, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा गुड्स एंड सर्विस का बैलेंस आ जाएगा। फिर आता है इनविजिबल बैलेंस, जहां पे ये जो ऊपर हमारा आया है बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस, जिसमें हम इनकम को जोड़ेंगे और करंट ट्रांसफर को जोड़ेंगे, यानी कि तीनों चीज हमने यहाँ पर जोड़ दी है। कौन कौन सी सर? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर दिया, और इनविजिबल बैलेंस यानी कि सर्विसेज आ गई यहाँ पर। सर्विसेज कौन सी? फैक्टर सर्विसेज भी और करंट ट्रांसफर भी। करंट अकाउंट में क्या आएगा? करंट अकाउंट में अब दो ही चीज बची, एक हमारा ट्रेड बैलेंस जो पहले वाले कॉलम में आया था और इनविजिबल बैलेंस। ये चारों फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें से आपको देखने को मिलेगा। इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट जब हम एस्टिमेट करेंगे ट्रेड बैलेंस को तो हम सिर्फ गुड्स को कंसीडर करेंगे, और जब हम एस्टिमेट करेंगे गुड्स एंड सर्विस को तो हम गुड्स को भी लेंगे और सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विस को ही लेंगे। और जब हम एस्टिमेट करेंगे इनविजिबल बैलेंस को तो हम सर्विसेज लेंगे नॉन फैक्टर की और फैक्टर की भी और करंट ट्रांसफर की भी। ये तीन चीज ध्यान रखनी है। जब ट्रेड बैलेंस को तो सिर्फ गुड्स लेंगे, है ना। तो टेबल 1, अब यहाँ पर देखिए आपको एक टेबल दे रखी है, एक्सपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट दे रखा है, इनविजिबल दे रखा है, नॉन फैक्टर सर्विस, इनकम और ट्रांसफर। अब अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि ट्रेड बैलेंस निकालो तो आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करोगे, ट्रेड बैलेंस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है और एक्सपोर्ट की कम है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बैलेंस आ गया। और क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है तो हमने क्या करा? इंपोर्ट ज्यादा है तो हमने वहां पे लिखा ट्रेड डेफिशिएट। अब आपसे मैं बात करूं गुड्स एंड सर्विस का बैलेंस निकालने के लिए, तो आपका जो ट्रेड बैलेंस आया है वहां पे जो आपका इनविजिबल आइटम का जो आपको बैलेंस दिख रहा है, ये नॉन फैक्टर सर्विसेज में, इसको जोड़ेंगे, ना कि इसको, ना कि इसको। जैसे कि देखें गुड्स एंड सर्विस बैलेंस में गुड्स का तो बैलेंस ऊपर का आ गया ट्रेड बैलेंस, और बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब इनविजिबल में नॉन फैक्टर भी आ जाएगा, इनकम भी आ जाएगी और करंट ट्रांसफर भी आ जाएगा, है ना। ये न्यूमेरिकल है जो आपको बहुत जरूरी है समझना, याद रखना। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ जरूरी बात है, कौन? जैसे कि सबसे पहला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप कहीं पर एक्सपोर्ट करते हो, बाहर सामान बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो ये एक पॉजिटिव आइटम है, ठीक है ना। कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड आएगा हमारा करेंट अकाउंट में। इंपोर्ट करोगे पैसा जाएगा तो डेबिट साइड आएगा, नेगेटिव है। और ये सारी रिसीप्ट हमारी पॉजिटिव है, सारे पेमेंट हमारे नेगेटिव है। तो ये सारी बात थी हमारी करेंट अकाउंट के बारे में। अब बारी आती है हमारी कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में वो रिसीप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जिससे हमारी एसेट्स और लायबिलिटी, कंट्री की एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस पर फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो लायबिलिटी और एसेट में फर्क पड़ेगा तो कैपिटल अकाउंट क्या करता है? फ्यूचर क्लेम को लीड करता है, फ्यूचर क्लेम को रेस करता है। तो confusion is sometimes raised with regard to the export and import of capital goods like plant and machinery। क्या ये ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में आते हैं? जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं कैपिटल गुड्स का, तो जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी का, तो क्या ये आइटम हमारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं? नहीं। लेट इट बी एब्सोल्युटली क्लियर, जो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं ऐसे गुड्स के जो कंज्यूमर गुड्स हैं या कैपिटल गुड्स है, ये हमारे विजिबल ट्रेड में आएंगे और जो कि करंट अकाउंट का हिस्सा है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हैज नथिंग टू डू विद कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। कंपोनेंट्स में, अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है? बोरोइंग्स यानी कि किसी से उधार लेना, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना। बोरोइंग के यहाँ पर दो पार्ट दे रखे हैं, पहला है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग और दूसरा है एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब बोरोइंग में पहला है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, यानी कि बाहर से पैसे लेना। तो कॉमर्शियल बोरोइंग में जब हम अपने बिजनेस करने के लिए पैसा ले रहे हैं, एक्सटर्नल असेसमेंट में जब हम किसी से सहायता ले रहे हैं, सिंपल। जो प्रिंसिपल डिफरेंस है बिटवीन टू इज दैट व्हाइल एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग इज अवेलेबल एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट,
एक्सटर्नल असिस्टेंस अवेलेबल एट द कंसेंट। जब हम किसी से बिजनेस के लिए उधार मांगते हैं तो जाहिर सी बात है वो जो ब्याज लेगा हमसे वो ज्यादा लेगा, और जब हम किसी से एक्सटर्नल असिस्टेंस सहायता मांगते हैं तो वो हमें जो लोन की रेट होगी वो कम देगा। तो बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब भी हम बाहर से विदेश से उधार लेंगे तो इससे हमारे ऊपर एक लायबिलिटी चढ़ेगी, है ना। बट नोट इट केयरफुली, क्योंकि ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट आइटम है, हमारे पास पैसा आ रहा है, और आ रहा है तो रिसीप्ट है, और ये क्रेडिट साइड में जाएगा। द रीजन इज दिस, सारी रिसीप्ट जो फॉरेन एक्सचेंज की है वो कहाँ रिकॉर्ड करी जाती है, क्रेडिट साइड में, और सारे पेमेंट डेबिट साइड में। अगर हम किसी को बोरिंग देंगे, उधार देंगे, तो वो हमारे लिए डेबिट साइड में आएगी। फिर आता है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये आपने नाम बहुत जगह बहुत बार सुना होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली रेफर करता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इट इज इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स एंड बॉन्ड ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी। जो हमारी इंडिया की कंपनी है उनके जो शेयर्स हैं या बॉन्ड्स हैं वो बाहर के लोगों ने खरीद रखा है, बाहर के लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें, उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है रिलेट्स टू द ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि बाहर की जो कंपनीज है जो इंडिया में अपनी ब्रांचेस वगैरह खोलते हैं उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोनों से ही आपको दिख रहा है एसेट्स क्रिएट हो रही है। और कुछ अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं कैपिटल अकाउंट के, जैसे कि पहला है एनआरआई डिपॉजिट। In the context of the Indian economy, NRI deposit is also a significant constituent of capital account. कैपिटल अकाउंट में आने वाला एक और हिस्सा है एनआरआई डिपॉजिट। ओनली सच एनआरआई, अब एनआरआई कौन है? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो डिपॉजिट ही कंसीडर करी जाएंगी विच आर मेड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो उसने हमारे इंडिया में करी गई है। थस जो भी एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन की डिपॉजिट है इंडिया में हुई है उसको कैपिटल अकाउंट का हिस्सा माना जाएगा। It is also need to be noted that money sent by the NRI to their families in India is to be treated as current transfer and are recorded in the current account. Only deposit held by NRI in the domestic economy are to be considered as a component. अगर उसने NRI ने कोई डिपॉजिट कराई है जिससे हमारी देश की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है तो वो तो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है, लेकिन NRI ने पैसे भेजे हैं अपनी फैमिलीज को सहायता के लिए, मदद के लिए, खर्चे के लिए, वो हमारे कैपिटल अकाउंट में आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। फिर है फोर्थ कंपोनेंट बैंकिंग कैपिटल एनआरआई डिपॉजिट के अलावा। बैंकिंग कैपिटल इज येट अनदर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जैसे कि हमारा फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक। Owing to the drawdown of foreign asset of the commercial bank converting their foreign asset into liquidity, यानी कि कॉमर्शियल बैंकों के पास जो फॉरेन की एसेट्स होती है जरूरत पड़ने पर वो उसे बेच देती है, लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर लेती है, जिससे हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो बढ़ जाए। तो वो भी हमारा किसका हिस्सा है? कैपिटल का हिस्सा है, क्योंकि उससे हमारी एसेट्स पर भी फर्क पड़ेगा। फिर आता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का। इट अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ परचेज इन द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। हम बाहर के जो मार्केट है वहां से कुछ खरीदते हैं लेकिन तुरंत पेमेंट ना देके, है ना, हम बाद में पेमेंट करते हैं। रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीड्स टू आउटफ्लो। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, कम समय का पैसा है, ठीक है ना, कम मतलब इसमें कहा जाता है कि कम समय के लिए हमारे पास डेप्ट है, उसका पेमेंट करेंगे तो पैसा जा रहा है, और पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा तो हमारे लिए वो पॉजिटिव साइन नहीं है, नेगेटिव है। आपके पास से जा रहा है, कहाँ आएगा? डेबिट साइड में, आ रहा है तो क्रेडिट साइड में। तो अब इसके कंपोनेंट्स बने हमारे कैपिटल अकाउंट में क्या क्या? बोरोइंग्स में दो टाइप की बोरोइंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस। आप बोरोइंग कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, दे रहे हो पैसा जा रहा है, आ रहा है तो क्रेडिट में, जा रहा है तो डेबिट में। फिर फॉरेन के इन्वेस्टमेंट्स एफआईआई और एफडीआई। फिर अदर एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। तो अभी हमने देखा हमारा करंट अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट को। अब इसके एस्टिमेशन के लिए यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि आप कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल असिस्टेंट दे रखा है, कॉमर्शियल बोरोइंग है, ये सारे हिस्से हमको दे रखे हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को निकालने के लिए, तो एक न्यूमेरिकल से हम निकाल लेंगे। फिर आता है हमारा ओवरऑल बैलेंस। तो ओवरऑल बैलेंस वाले पार्टीशन से हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।